आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है उसका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है। एग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैनुल्स होते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। इनका परसेंटेज होता है नियर अबाउट 72%। कितने होते हैं वो टोटल डब्ल्यूबीसी में? 72%। एग्रैनुलोसाइट्स कितने हो गए फिर? इनका परसेंटेज होगा 28%। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होगा? विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ग्रैनुलर होता है। इसमें कैसा होगा? क्लियर साइटोप्लाज्म, क्लियर साइटोप्लाज्म। इसमें ग्रैन्यूल्स अब्सेंट, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। ये जो है ग्रैनुलोसाइट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। ये होते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम lymphoid stem cells, produced from lymphoid stem cells। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस लोब्ड, न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इनमें न्यूक्लियस होता है जनरली स्पेरिकल होता है। क्या होता है? जनरली स्पेरिकल या फिर नॉन लोब्ड। न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या हो गया? ग्रैनुलोसाइट्स का परसेंटेज कितना है? 72%। ए ग्रैनुलोसाइट्स का परसेंटेज कितना है? 28%। साइटोप्लाज्म कैसा है? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। इनमें साइटोप्लाज्म कैसा है? विदाउट ग्रैन्यूल्स, मतलब क्लियर साइटोप्लाज्म। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स कहाँ होंगी? बोन मैरो में। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ये माइलॉइड स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होंगी, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होंगी। इसके बाद इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इनमें न्यूक्लियस होता है लोब्ड। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? नॉन लोब्ड होता है। जनरली स्फेरिकल या किडनी शेप होता है। कैसा होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल या फिर किडनी शेप, लेकिन लोब्ड न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होते। अब ये ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का ये जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स में किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। किसके बेसिस पर किया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। इसमें पहला जो आता है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। नंबर 2 बेसोफिल्स। नंबर 3 बेसोफिल्स को दूसरा नाम है साइनोफिल्स। नंबर 3 इज एओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स। एओसिनोफिल्स मतलब एसिडोफिल्स। इस तरह से सबसे पहले हम ले लेंगे न्यूट्रोफिल्स। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबकी परसेंटेज कंपैरेटिवली ले लेंगे। इसका परसेंटेज है 70
1% इन टोटल WBCs। इनका परसेंट है 0.5 to 1% इन टोटल WBC। इनका परसेंटेज है एओसिनोफिल का 1 to 3% इन टोटल WBC। 70% 0.5 to 1%, 1 to 3%। डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ एओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस के लोब्स ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के ऐसे लोब्स है। न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है एस शेप, ऐसा ट्विस्टेड। न्यूक्लियस कैसा है? इसमें ट्विस्टेड है, एस शेप है, इस तरह से ट्विस्ट दिख रहा है न्यूक्लियस में। इसमें न्यूक्लियस होता है बाइलोब। कैसा होता है न्यूक्लियस? इसमें न्यूक्लियस है बाइलोब, इस तरह से बाइलोब न्यूक्लियस। ग्रैन्यूल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स है फाइन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, लार्ज नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स। इसमें ग्रैन्यूल्स बड़े बड़े दिख रहे। ग्रैन्यूल्स का साइज इसमें थोड़ा बड़ा है। इसमें इस तरह से ग्रैन्यूल्स है। ये हो गए न्यूट्रोफिल, ये हो गए बेसोफिल और ये हो गए एओसिनोफिल्स। कोई डिफ़िकल्टी? न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल में पहला पॉइंट क्या आएगा? न्यूट्रोफिल में ये न्यूट्रोफिल्स टेक न्यूट्रल स्टेन। न्यूट्रल स्टेन मतलब जिस स्टेन का pH 7 होगा वो स्टेन होगा न्यूट्रल। इसमें जो ग्रैन्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म में ये ग्रैन्यूल्स स्टेन होते हैं। ग्रैन्यूल्स दिखाते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टी। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, granulocytes are classified into 3 types: neutrophils, basophils and eosinophils. So neutrophils take neutral stain। इनमें जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स कैसे है? फाइन है, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक, फाइन एंड लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रैन्यूल्स क्या है? ग्रैन्यूल्स जो इसके अंदर है, ग्रैन्यूल्स एक्चुअली सिक्रेटरी वेसिकल्स है। ग्रैन्यूल्स आर सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स है। अगर हम ग्रैन्यूल्स को नज़दीक जाकर देखेंगे तो हमें ये ग्रैन्यूल्स ऐसा नज़र आएगा हाई पावर में। इसके अंदर ये वेसिकल है, इसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशन से भरे पड़े हुए होते हैं। इसमें सिक्रीशंस होंगे, जो भी सिक्रीशन ये सेल सिक्रेट करेगी वो सब कहाँ मिलेगा? ग्रैन्यूल्स के अंदर वो स्टोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आ गया कि इसमें ग्रैन्यूल्स फाइन है लेकिन लार्ज नंबर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लोब्ड है। न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में?
2 to 7। कितने लोब्स हैं न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं 2 to 7। कम से कम 2 लोब्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोब्स उसमें हो सकते हैं न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? तो न्यूट्रोफिल ये फैगोसाइटिक मूवमेंट करता है। क्या करता है? अमीबॉइड मूवमेंट एंड फैगोसाइटोसिस। क्या करता है ये? अमीबॉइड मूवमेंट एंड फैगोसाइटोसिस। ये स्पेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्पेरिकल इन शेप। शेप कैसा होता है इनका? स्पेरिकल। एंड शो अमीबॉइड मूवमेंट। शो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। एंड फैगोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिक सेल्स है ये। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या करेंगे ये न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय फैगोसाइटोसिस। बाय फैगोसाइटोसिस। बॉडी में एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बॉडी में एंटर होने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को, मतलब बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर होता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजेन भी होते हैं, कई बार डिसीज कॉजिंग होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब ये न्यूट्रोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करेगा मतलब ये निगल लेगा, इस तरह से वो डिस्ट्रॉय करेगा। एक पस क्या होता है? पस एक मार्क के लिए आएगा। डिफाइन पस। पस इज द मिक्सचर ऑफ dead neutrophils, damaged tissue and dead microbes। ये हो गई पस की डेफिनेशन। पस की डेफिनेशन क्या होगी? पस इज द मिक्सचर ऑफ dead neutrophil, dead microbes and damaged tissue। जैसे ये टिश्यू है कोई, ये टिश्यू है, इस टिश्यू को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट कर दिया। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही है। तो यहाँ न्यूट्रोफिल क्या करेंगी? तो न्यूट्रोफिल आके इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करेगी, निगल लेगी, है ना। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे ये पैथोजेंस एंड ये न्यूट्रोफिल, इनकी जो फाइटिंग चल रही है, समझ में आया ना। तो इस फाइटिंग में ये कुछ टिश्यू का जो पार्ट है वो भी डैमेज हो जाएगा, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी इस टिश्यू को क्या कर दिया है? डैमेज कर दिया है। तो इस फाइटिंग में क्या हो जाएगा? इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, न्यूट्रोफिल की भी डेथ होगी, और ये डेड टिश्यू। तो इसका जो मिक्सचर है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेड न्यूट्रोफिल्स एंड डैमेज टिश्यू, इसका जो मिक्सचर है दैट इज़ अ पस। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ अ पस। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रोफिल को कंप्लीट कर लिया। आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस, यही फंक्शन है न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन ले लेगा, न्यूट्रल डाई ले लेगा, उसको अगर स्टेन करेंगे हम, स्टेनिंग मतलब कलर देना। हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजिकल अगर स्टडी करना है किसी भी टिश्यू का, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेंगे? क्योंकि ये तो कलरलेस है, इसलिए उनको स्टेनिंग करना पड़ता। ये जो ग्रैन्यूल्स है वो स्टेन लेंगे, समझ में आया ना। ग्रैन्यूल्स कलर ले लेंगे, लेकिन कौन सा कलर लेंगे? वो
न्यूट्रल, जिस कलर का pH 7 होगा वो कलर वो पसंद करेंगे, उसी कलर से वो कलर होंगे, दूसरा कलर वो लेंगे ही नहीं। अगर एसिडिक है, बेसिक है कलर, तो न्यूट्रोफिल उस कलर से कलर नहीं होंगे। ये हो गया न्यूट्रोफिल का। फिर आगे चलते हैं, आगे है बेसोफिल। बेसोफिल का दूसरा नाम है साइनोफिल। बेसोफिल हमें स्मॉल दिख रहे हैं, छोटे छोटे, स्फेरिकल, स्मॉल है, स्फेरिकल है बेसोफिल। न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्विस्टेड। न्यूक्लियस कैसा है बेसोफिल का? न्यूक्लियस ट्विस्टेड है, या फिर एस शेप भी बोल सकते हैं आप उसको। इसमें जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स कैसे है? इसमें लार्ज है। ग्रैन्यूल्स कैसे दिख रहे हैं? बड़े बड़े, लार्ज। इनमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? ये जो स्टेन ले लेंगे, न्यूट्रोफिल स्टेन्स विथ, सॉरी, बेसोफिल स्टेन्स विथ बेसिक स्टेन या फिर बेसिक डाई। बेसिक स्टेन होता है दैट इज मिथिलिन ब्लू। बेसिक स्टेन कौन सा होता है लेबोरेटरी में? मिथिलिन ब्लू, ये बेसिक स्टेन है। इसका पीएच कितना होता है? 7 से ज़्यादा। 7 पीएच होता है स्टेन का, तो उसे बोलेंगे हम न्यूट्रल स्टेन। बेसिक स्टेन है मतलब 7 से ज़्यादा होना चाहिए इसका पीएच। समझ में आया? कौन सा स्टेन है ऐसा जो बेसिक है? उस स्टेन का नाम है मिथिलिन ब्लू। एनी डिफिकल्टी? इसमें इनके जो नंबर है, नंबर, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है, दे प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशंस एंड इन्फेक्शन। जब हमें किसी चीज़ की एलर्जी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है, तभी ये हमारे ब्लड में मिलेंगे। उनका परसेंटेज देखो कितना है, 0.5 to 1%। कभी कभी तो होते ही नहीं है वो। हम टीएलसी करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, फिर डीएलसी करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में सब आ जाएगा, हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं, फिर अग्रैनुलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, वो कितने, सब आ जाएगा। लेकिन कभी कभी बेसोफिल की जगह पर ऐसे लिखा रहता, मतलब बेसोफिल मिलते ही नहीं है ज़्यादातर ब्लड में। वो कब प्रेजेंट होते हैं ब्लड में? जब इन्फेक्शन होता है, जब या फिर जब एलर्जिक कंडीशन होती है, हमें एलर्जी होती है किसी चीज़ की, तभी ये ब्लड में दिखेंगे। समझ में है ना? वैसे नहीं दिखते हैं। इतना समझ में आया? आगे चले। कैसे है वो? स्पेरिकल है। न्यूक्लियस कैसा है इनका? ट्विस्टेड है। ग्रैन्यूल्स कैसे? बड़े बड़े हैं, लार्ज है। कौन सा स्टेन लेंगे? बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन कौन सा होता है? बेसिक स्टेन होता है मिथिलिन ब्लू। कब प्रेजेंट होंगे, कहाँ, कब मिलेंगे ब्लड में? दे प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। दे प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं ये देखेंगे हम। ये सीक्रेट करते हैं, बेसोफिल सीक्रेट्स हिपेरिन। हिपेरिन सीक्रेट करते हैं बेसोफिल। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन है एंटीकोयागुलेंट। ये सीक्रेट करेंगे हिस्टामाइन। हिस्टामिन है वैसोडाइलेटर।
हिस्टामाइन है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मतलब वेसल्स जो रहती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ाता है। हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन तो बेसोफिल्स क्या क्या रिलीज करता है? बेसोफिल्स रिलीज करता है हेपेरिन एंटीकोयागुलेंट है, ब्लड को कोयागुलेट नहीं होने देगा। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन ये वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ाएगा, बड़ा करेगा, ब्लड वेसल्स के वॉल को रिलैक्स करके उसको डायलेट करेगा। सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन जो है ये मीडिएटर है। सीरोटोनिन क्या है? ये मीडिएटर है। सीरोटोनिन एक मीडिएटर का काम करता है। एलर्जिक कंडीशन में एंड इन्फेक्शन में ये मीडिएटर का काम करता है। किसमें मीडिएटर का काम करता है? ये एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन। एलर्जिक रिएक्शन अगर होती है हमारे बॉडी में या फिर इन्फेक्शन होता है तो तब ये सीरोटोनिन का काम होता है, मीडिएटर का। देखो ये सब हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन ये जो है ये मास्ट सेल सीक्रेट करते हैं। कौन सीक्रेट करते हैं? मास्ट सेल। हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सीरोटोनिन ये तीनों को कौन सीक्रेट करता है? तीनों को सीक्रेट करता है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल कहाँ पड़ा है? मास्ट सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। मास्ट सेल कहाँ होते हैं? मास्ट सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में ये मास्ट सेल होते हैं, है ना। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं ना, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं। तो जो मास्ट सेल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, वो मास्ट सेल ग्रैनुलर होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? ग्रैनुलर ही होते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? मास्ट सेल, हिस्टामाइन, हेपेरिन एंड सीरोटोनिन। तो ये मास्ट सेल और ब्लड में बेसोफिल, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल और ब्लड में बेसोफिल क्या सीक्रेट करेंगे? हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं ये सीक्रेट सब, तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड के मास्ट सेल कौन हो गए? बेसोफिल्स। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है ये एओसिनोफिल्स। ये जो एओसिनोफिल्स है, एओसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना है? 1 to 3%। एओसिनोफिल का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ ले लेती हूँ, फिर मिटा देंगे ना। एओसिनोफिल का न्यूक्लियस देखेंगे सबसे पहले। न्यूक्लियस है बाइलोब्ड। न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब। कितने लोब है न्यूक्लियस को? 2 बाइलोब न्यूक्लियस। इसमें जो ग्रैन्यूल्स है लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स है। कौन से ग्रैन्यूल्स है उसमें? लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स, जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स मतलब ये ग्रैन्यूल्स लाइसोसोम सीक्रेट करेंगे, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। स्टेनिंग प्रॉपर्टी, इनका जो स्टेन है, स्टेन्स विथ एसिडिक स्टेन। एसिडिक स्टेन होता है रेड कलर का। एक मिनट, स्टेन विथ रेड एसिडिक स्टेन्स। रेड एसिडिक स्टेन होता है
एओसिन 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 जो स्टेन होता है हमारे लेबोरेटरी में होता है, उसका कलर होता है रेड, एसिडिक स्टेन है, मतलब इसका पीएच कितना होगा बेटा? 7 से कम होगा। एओसिनोफिल्स के नंबर, जब एलर्जी होती है हमें कहीं किसी चीज़ की, तो एओसिनोफिल्स के नंबर ब्लड में इंक्रीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एओसिनोफिलिया। क्या बोला जाता है उसको? एओसिनोफिलिया। यहाँ ले लेंगे their number increase during allergic condition. ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, अगर हमें किसी चीज़ की एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है, तो एओसिनोफिल्स के नंबर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एओसिनोफिलिया। क्या बोला जाता है उसे? एओसिनोफिलिया। एओसिनोफिलिया बोला जाता है उसे, उस कंडीशन को। एओसिनोफिल्स के नंबर अगर ब्लड में बढ़ते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एओसिनोफिलिया। कब बढ़ेंगे एओसिनोफिल्स के नंबर? जब एलर्जी होगी तब किसी चीज़ की। इनका फंक्शन हम ले लेंगे। इनका फंक्शन है दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिक है, लेकिन इनका फैगोसाइटोसिस अलग ही है। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में एंटर होता है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे मैं लिख देती हूँ FP, आप समझ लो इसको फॉरेन पार्टिकल। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होता है, ब्लड में एंटर होता है, तो इस फॉरेन पार्टिकल्स के पास होते हैं एंटीजेंस। ये एंटीजेंस है। ये जो एंटीजेंस है, ये एंटीजेंस हमें टॉक्सिक होते हैं। ये एंटीजेंस क्या होते हैं? हमें टॉक्सिक है। एंटीजेंस टॉक्सिक है हमारे लिए। जब ये बॉडी में एंटर होगा, हमारे ब्लड में एंटर होगा, तो इस एंटीजन की वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। इस एंटीजन की वजह से हमारे जो फंक्शंस है बॉडी के, जिस पार्ट को इसने इन्फेक्ट किया है ये फॉरेन पार्टिकल ने, उस पार्ट के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो एंटीजन है, जैसे ही एंटर हुआ, ये एंटीजन स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। अब ये एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करेगा? एक ग्रैनुलोसाइट से, लिम्फोसाइट नाम का एक ग्रैनुलोसाइट से, वो इसमें पढ़ेंगे नाम। वो लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन बोला जाता है। ग्लोब्युलिन से बनते हैं वो एंटीबॉडीज। देखिए बेटा, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। अब लिम्फोसाइट सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, तो ये जो एंटीबॉडी है इसको इस तरह से क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी ने क्या किया, इसको मैं बराबर, तो ये जो एंटीबॉडी है, एंटीजन को एंटीबॉडी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ में आया? इसको भी कर देंगे हम। इसमें देखेंगे आप, तो ये जो इसके पास एंटीजन है, उस एंटीजन को एंटीबॉडी ने जकड़ लिया। एंटीजन ने एंटीबॉडी को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो फॉरेन पार्टिकल भी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आया ना? एंटीबॉडी जो है ये सेल का प्रोडक्शन है, खुद सेल नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? एंटीबॉडी किसका प्रोडक्शन है? लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन है, जो हम इसमें पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अभी ये वेस्ट मटेरियल है, ब्लड में घूमता रहेगा ये, तो ये जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है इसको कौन एनगल्फ करेगा? इओसिनोफिल। दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय phagocytosis. Their number increases during allergic reactions, that is called as eosinophilia. And next इसका they show antihistamine property. नेक्स्ट इसका फंक्शन है they show antihistamine प्रॉपर्टी। हिस्टामाइन का काम है वैसोडाइलेशन। दे शो एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। हिस्टामाइन की प्रॉपर्टी जो है उससे अपोजिट वर्क करेगा ये कौन? एओसिनोफिल। क्या करेगा मतलब? ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर एक मैंने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। इसके ऊपर अगर हिस्टामाइन की एक्शन होगी, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, डायलेट हो गई। लेकिन ये एओसिनोफिल्स जो है, एओसिनोफिल्स क्या करेंगे? एओसिनोफिल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया ना बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर पहले जैसा था वैसा ही उसको नॉर्मल शेप में बना देंगे। तो जो हिस्टामाइन है वैसोडाइलेशन करता है, तो ये एओसिनोफिल्स क्या करेंगे? वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे? एओसिनोफिल्स वैसो कंस्ट्रिक्शन। इस तरह से ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है आपका ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स को किस तरह से याद रखोगे आप? सब रख पाओगे याद पूरा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल को याद रख पाओगे ना? आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है तीनों की। न्यूट्रल डाई ले लेता है ये, बेसिक डाई ले लेता है ये, एसिडिक डाई लेता है। बेसिक डाई कौन सा है? मिथिलीन, ब्लू कलर का है। एसिडिक डाई कौन सा है? इओसिन, कौन से कलर का है? रेड कलर का है। इनके अंदर ग्रैनुल्स दिख रहे हैं हमें, है ना? वो ग्रैनुल्स क्या है? सिक्रेटरी वेसिकल्स, इसमें सिक्रीशन है। इसके ग्रैनुल्स में कौन सा सिक्रीशन होगा? हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। यहाँ हमने ये कंप्लीट कर दिया है। एक इसमें रह गया है कि दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एज दे प्रोड्यूस एंटी टॉक्सिन। ये एक है। एओसिनोफिल का फंक्शन है they responsible for detoxification they secrete antitoxins। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। एओसिनोफिल का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब टॉक्सिक को क्या करना? न्यूट्रलाइज करना। ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि एओसिनोफिल्स एंटीटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। एंटीटॉक्सिन्स मतलब जो टॉक्सिन्स के अपोजिट काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंटीटॉक्सिन्स। तो ये हो गया एओसिनोफिल का खास फंक्शन। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन बिकॉज दे सिक्रेट्स एंटीटॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स के अगेंस्ट वर्क करने वाले एंटीटॉक्सिन्स को एओसिनोफिल्स रिलीज करते हैं।